Namaste, ladies and gentlemen. Yet another Hall of Fame interview, and today we have a media personality with us, Mr. Vikram Kapoor. Vikram जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। और बहुत बहुत सबसे पहले तो मुबारकबाद कि आपकी किताब रिलीज हो गई है। सो फाइनली यू आर एन ऑथर नाउ। तो एक बार दर्शकों को दिखाइए कौन सी किताब है। मैं बताना चाहूंगा जो देख रहे हैं इस समय, ये किताब है और स्पेसिफिकली मैं यह मेंशन करना चाहूंगा कि विनीत जी ने इसको प्रिंट करने में और कंसेप्चुलाइज करने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। सो विक्रम जी, इससे पहले कि हम किताब की बात करें तो एक बार आपका तारुफ ऑडियंस से करा दें। तो आपका इंट्रोडक्शन। मैं लगभग 24 साल से मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ और अलग अलग टीवी चैनल्स में काम किया है, न्यूज एजेंसी में काम किया है और करंटली मैं जो है डाटा एनालिसिस करता हूँ, पोल एनालिसिस करता हूँ और साथ में एक कंसल्टेंसी एजेंसी है जो कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को या इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को देते हैं कैंपेन से रिलेटेड। उनका कैंपेन डिजाइन करते हैं सोशल मीडिया ग्राउंड नेटवर्क। ग्रेट, सुपर। और जितने भी लोग मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं सो ऑलरेडी विक्रम जी को बखूबी जानते होंगे, बिकॉज बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स में इन्होंने काम किया है और ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बाहर भी बहुत सारी रिपोर्टिंग की है। सो सबसे पहले तो किताब के बारे में ये जानना चाहूंगा कि ये आइडिया कैसे आया न्यूज रूम स्टोरी का। देखिए, आइडिया की बात यह है कि मैं पिछले 5 साल से मैं सोच के बैठा हुआ था कि मैं जो है किताब लिखूंगा। नाम भी कुछ सोच नहीं रखा था, बड़ा वेग सा था कि हाँ कुछ लिखना है। मैंने अपने प्रीफेस में भी लिखा है कि ये जो किताब है ये बेसिकली लॉकडाउन का इफेक्ट है। लॉकडाउन के इफेक्ट में बहुत क्लियरली मैंने मेंशन किया बुक के अंदर। हो क्या रहा था कि कोई दिनचर्या रह नहीं गई थी। सुबह उठो, नहाओ, नाश्ता करो, नेटफ्लिक्स देखो, फिर खाना खाओ, फिर सो जाओ, फिर उठो। सो इट वाज हैपनिंग लाइक दिस, राउंड। तो वन फाइन डे माय सन सेज, भाई पापा कुछ और भी कर लिया करो, सारा दिन आप टीवी देखते रहते हो, ये और तो आप कुछ करते नहीं हो, और कुछ कर लो, किसी से कोई बातचीत ही कर लिया करो, ये वो। सडनली इट स्ट्राइक मी, यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया बच्चों के मुंह से ये सुनना कि कुछ कर लिया करो। सो देन व्हाट हैपेंड कि मैं I was going through my Twitter lead and Facebook वो, तो आपका उसके अंदर एक वो मेरे को दिखाई दिया मोटिवेशन का वो। तो eventually rest is the story, you know what happened. So उसके बाद मैंने क्या हुआ कि उसके बाद लिखना भी तब भी चालू नहीं हुआ। उसके मेरी बड़ी अच्छी सी डायरी, मैं वो दिखाना चाहूंगा आपको। वो डायरी, ये एक बहुत ही बढ़िया सी मैंने डायरी है। तो इसके ये पेन भी बहुत बढ़िया वाला पेन है, इंक से, शाही जिसे कहते हैं उससे लिखता है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो बड़े सारे नाम लिखे हैं। तो ये मैंने नाम लिखे, अभी एक ही पन्ना है देखिए इसमें, और कुछ नहीं है इसमें। ओके, ठीक है। और ये सब किताब जो मैंने नाम सोचे थे, हिंदी में सोचे थे, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ कि बहुत दिन सोचने के बाद वो कुछ नाम जमा नहीं, कुछ मुझे नहीं जमा, कुछ वाइफ को नहीं जमा। तो इवेंचुअली फिर अब ये हुआ कि जो इतने साल किया है उसी के ऊपर लिखेंगे तो थोड़ा कमांड भी है, लैंग्वेज पे भी कमांड है, सब्जेक्ट पे भी कमांड है। फिर उसके ऊपर लिखना शुरू किया। पहले टाइटल लिखा। अब अगर मैं आपको वो भी दिखाऊं, जैसा कि आप कहते हैं, ये रहा उसका पहला पेज। जी, है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से कहूंगा कि ये हमारी एक एक्सरसाइज होती है जिसमें हम कवर डिजाइन का एक कॉन्सेप्चुलाइजेशन करते हैं। तो मेरे को बड़े अच्छे से याद है आपने एक कॉन्सेप्ट डिजाइन करके मुझे व्हाट्सएप भी किया था और वहां पे भी आपने भी डाला था। हाँ, तो उसमें ये जो डेट लिखी हुई है, अगर मैं डेट भी दिखाऊं तो अभी भी इसमें 30 जुलाई लिखी हुई है, यहाँ पे 30 जुलाई। ठीक है। मेरा टारगेट 30 जुलाई तक का था, क्योंकि 30 जुलाई को मेरा जन्मदिन होता है। तो मैंने सोचा था कि मैं अपने जन्मदिन तक एक किताब लिखूंगा, 2.5-3 महीने का समय था। लेकिन जब लिखने बैठे हैं तो फ्लैट मेरे ख्याल से 8 दिन के अंदर मैंने इसको लिख दिया है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने इसको कहीं से कुछ रेफर नहीं किया।
इसीलिए हो सकता है कि कुछ चीजें इसमें मिस हुई हो। मैंने कोशिश किया है कि मैं सारी चीजें जो है उसमें डालूं, लेकिन अगर मैं रेफर करता कहीं से कुछ रेफर करता तो डेफिनेटली इसको करीब 2 महीने लगते। लेकिन क्योंकि ये सारा मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जैसा जैसा हमने सीखा, जैसा जैसा हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, उसी तरीके से मैंने इसको लिखा है सिलसिलेवार। और यकीन मानिएगा 7-8 दिन के अंदर इसका फर्स्ट ड्राफ्ट मैंने अपने पब्लिशर यानी कि आपको हैंड ओवर कर दिया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुपर स्पीड से आपने काम किया और 8 दिन में किताब लिखना अपने आप में कमेंडेबल जॉब है, नो डाउट अबाउट इट। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ये हो तभी पाता है जब आप अपने जहन का कंटेंट कागज पे उतारते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल जायज है कि अगर आपने रेफरेंसेस लिए होते तो शायद और 2 महीने लग जाते हैं। और बिकॉज आपका ऑलरेडी 2 दशकों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इसी पर्टिकुलर डोमेन में, तो ऑब्वियसली कंटेंट को कागज पे उतारना एक्चुअली आसान था, राइट? हाँ, इसमें आसान आसान तो 5 साल से था, आसान तो था ही, लेकिन वो क्या था कि वो बस वो एक एक लय में नहीं आ पा रहा था, एक ऑर्डर में नहीं आ पा रहा था। तो उसको ऑर्डर में, जैसे कि आपसे बात हुई कि पहले क्या करना है, कैसे करना है, उसको एक कंटेंट टेबल बनाया मैंने। फिर उसके आगे हर कंटेंट के आगे सब टॉपिक लिखे, सब टॉपिक के आगे उसकी डेट लिखी। लेकिन जब मैं इसको लिखने बैठा तो वो जो डेट थी ना, वो बेमानी होती चली गई, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया, वो मैं क्रॉस करता गया। क्योंकि एक दिन में मैं बैठता था, टोटल मेरे ख्याल से ये किताब करीब 30,000 वर्ड्स की होगी। तो 30,000 वर्ड मैंने स्पीड के अगर हिसाब से मानो तो मतलब 4,000 के आसपास, 5,000 के आसपास, 6,000 के आसपास, किसी दिन 10,000 लिखा, किसी दिन 2,000 लिखा। तो उन्होंने एवरेज आके वो मेरी बैठी। लेकिन हाँ, एक बात ये मैंने जरूर की कि मैं कोई दिन लिखना मिस ना करूं। मतलब अगर मेरे दिमाग में कुछ नहीं भी आ रहा होता था, तब भी मैं इसी कुर्सी के ऊपर, ये पीछे आप मेरा वर्क स्टेशन देख रहे हैं, मैं यहाँ पे बैठता जरूर था, चाहे आधा घंटा बैठूं, चाहे मैं 100 वर्ड लिखूं, 200 वर्ड लिखूं, लेकिन मैं बैठता जरूर था। क्योंकि वो एक टाइम टेबल फॉलो करना बहुत जरूरी था मेरे लिए, कि अगर बीच में मैं ब्रेक कर देता। जैसे कि मैं आपको एक इंस्टेंस और दे दूं कि अभी मैं जो दूसरी किताब लिखने बैठा हूँ, ठीक है, उसमें अब ब्रेक आ गया, अब वो मैं 3-4 दिन से नहीं लिख रहा हूँ। तो जहां वो ब्रेक आया, वहां पे आपके वो दिमाग से वो बैक बर्नर में चली जाती है और दूसरी चीजें आपके आगे आ जाती हैं। और खासकर इस माहौल में जब आपके पास और कुछ करने को ना हो, तो वो फिर क्या आता है कि दोपहर में खाने में क्या बनना है, रात में खाने में क्या बनना है, इस तरह से आवाजें जो है नीचे से आती है, भी आज क्या बनाए क्या ना बनाए। तो वो सारी चीजें आ जाती हैं फिर दिमाग में। लेकिन ठीक है, एक एक डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत जरूरी है, और वो मैंने अपनी पहली बुक के लिए बिल्कुल किया। बिल्कुल किया, और रिजल्ट भी आज भगवान की दया से अपने सामने है। अच्छा विक्रम जी, एक और मैं तस्वीर देख रहा हूँ आपके वर्क स्टेशन पे रखी हुई है। ये तस्वीर आपने किताब के भी अंदर यूज की है। इस तस्वीर के बारे में कहानी बताएंगे? ये जो पोर्ट्रेट है। हाँ, मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ। ये एक मेरा कैरिकेचर बनाया था सुधीर तेलंग साहब से, आप नहीं रहे 2 वर्ष पहले, उनकी जो है कैंसर से मृत्यु हो गई थी। लेकिन ये एक बहुत प्यारी याद है मेरी। 2005 में जब मैं एक दिल्ली का चैनल शुरू हुआ था S1, उसमें एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर कार्य करता था। तो एक मॉर्निंग शो हमारी टीम प्रोड्यूस करती थी। तो उसके अंदर हमने सुधीर जी को बुलाया था, और उसी टाइम उन्होंने बैठ के वहीं पे जो है आधे घंटे के अंदर ये स्केच जो है मेरा तैयार कर दिया था। मैं हमेशा इसको अपनी टेबल पे रखता हूँ, और शुक्रगुजार रहूंगा ता जिंदगी सुधीर जी का कि उन्होंने ये मेरे लिए बनाया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। अच्छा थोड़ा सा विक्रम जी इस किताब के कंटेंट के बारे में जानना चाहूंगा कि लोग पढ़ेंगे तो उनको क्या मिलेगा इस पे? जी, अब जब हम ये लोग जो हैं, इन लोगों की जो बात करते हैं, ये लोग वही पढ़ेंगे जिनको टेलीविजन न्यूज के बारे में जानने के बारे में जिज्ञासा। अब ये कौन लोग हो सकते हैं? ये जो है 14+ ईयर्स, जो मैंने देखा है कि आजकल स्कूल्स में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में टीवी न्यूज के बारे में बताया जा रहा है। एक तो वो लोग पढ़ेंगे, उनको बहुत इससे मदद मिलने वाली है। दूसरा, जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है, वो जब ये हमारे साथ भी हुआ है, जब हमने न्यूज चैनल ज्वाइन किया। खैर हम तो एक डिफरेंट बैकग्राउंड से थे, मैनेजमेंट बैकग्राउंड से थे, लेकिन जब हम न्यूज चैनल ज्वाइन किया तो हमें कुछ नहीं पता था, टर्मिनोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता था, प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं पता था,
कौन लोग क्या काम करते हैं उसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो वही सब चीजें दिमाग में रखते हुए मैंने इसमें बताया है कि जो एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, अब यहाँ पे क्या है कि 99% जो प्रोफेसर्स जो हैं पढ़ाते हैं इंस्टीट्यूट्स में, मैं ये नहीं कहता कि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको पढ़ाने का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उनको ऑन ग्राउंड, ऑन स्टूडियो, ऑन पीसीआर, ऑन रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो वो भी वो किताबों से ही पढ़ाते हैं, बेसिकली वो किताब से पढ़ाते हैं। तो जो लिखा मैंने अपने एक्सपीरियंस से लिखा। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, कैसे काम करते हैं, उनके अंदर कौन लोग काम करते हैं, उनके क्या क्या रोल होते हैं, वो सारा मैंने उसको डिफाइन करके लिखा। अब बात ये है कि इसमें मैंने 5 विक्रम जी, आपका वीडियो शायद चला गया है, माफ कीजिएगा दोस्तों, कुछ तकनीकी खराबी के कारण। सो अभी दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो सर, हम जान रहे थे कि हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि किसके लिए ये फायदेमंद होगी। तो जो हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे, तो जब स्टूडेंट्स जो है 3 साल का कोर्स तो कर लेते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं इंस्टीट्यूट्स में, लेकिन जब वो एक्चुअल एक प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में आते हैं तो वो किताबी ज्ञान जो होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। मतलब बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, बहुत सारी एक हायरार्की होती है। तो वो मैंने सारी हायरार्की समझाते हुए उसके अंदर ये बच्चों को समझाया है ये एक्चुअल में काम कैसे होता है। ये 2 मैंने आपको बताया। तीसरा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अगर आप मैं अगर अपने घर में बात करूं, और मैं बहुत सारे लोगों को भी देखता हूं, जो उनमें बहुत जिज्ञासा होती है जानने की, भाई ये जो एंकर है ये कहाँ देख कर पढ़ती है, ये जो बीच में जो विजुअल आ जाते हैं ये कैसे आते हैं। तो उनको वो पूरा, ये एक बहुत बड़ा वर्ग है जो जानना चाहता है कि न्यूज चैनल की फंक्शनिंग कैसे होती है, एंकर को सुनाई कैसे देता है, ऐसा बहुत सारी चीजें। तो ये उन लोगों के लिए। तो मैंने एक जेनरिक जो है 14 साल से लेकर 65-70 साल के लोग जिनको भी इस बारे में जिज्ञासा है जानने के बारे में कि न्यूज चैनल चलता कैसे है, ये उनके बारे में ये किताब है। बिल्कुल, मैंने जब आपकी किताब पढ़ी उससे पहले तो मैं यही समझता था कि सिर्फ एक न्यूज़ एंकर है, उसके सामने कुछ होता होगा, पढ़ते होंगे। बट आपकी किताब जब पढ़ी तो पता लगा कि कितने सारे डिफरेंट डेस्क होते हैं, कितने सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, और एक-एक चीज़ के लिए, भले ही वो स्क्रॉलर चल रहा है या आपका लोगो चल रहा है या एडवर्टाइजमेंट आएगा या उसके बाद सीक्वेंसिंग कैसे होगी, हर चीज़ के लिए देयर इज़ अ सेट सिस्टम और सेट डिपार्टमेंट। यस। जी। और भी एक खास चीज जब मैं आपकी किताब पढ़ रहा था तो जानने को मिला कि जैसे हर इंडस्ट्री का अपना एक सेट ऑफ जार्गन होता है, सो इस इंडस्ट्री का भी अपना एक जार्गन है। तो जी। वो उसी लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए बातचीत करते हैं। हाँ, मैं अब आपको ये जो जार्गन्स होते हैं ये मैंने भी ऑन द जॉब ही सीखे हैं। मतलब कोई मैंने पढ़ा नहीं था, कुछ पढ़ा नहीं था, लेकिन जब मैं फील करता था, जब हम ट्रेनिंग देते थे, हमारे सामने नए बच्चे आते थे, जैसे मैंने अलग अलग चैनल्स में काम किया तो वहां पे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के लिए इंटर्नशिप के लिए बच्चे आते हैं, तो बिल्कुल ही एक रॉ होते हैं, बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, उनको इन टर्म्स के बारे में कुछ नहीं पता। कई बार तो बहुत उनका जो सेकंड लेवल के जो बच्चे हमारे से पास हो गए होते हैं और वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उनको चीजें समझ में आ गई होती हैं, तो वो नए बच्चों का बड़ा उपहास उठाते हैं, अरे तुम्हें ये भी नहीं पता। अरे भाई, पता कैसे होगा जब तक उनको बताया नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये जो जार्गन है ये मेरी लिखी हुई जार्गन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एक सेट पैरामीटर्स हैं और मैंने इसको करीब 25-30 पेजेस किताब में उस जार्गन के लिए दिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको पढ़ना, उसको समझना, क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती हैं, किताब में जो लिखा वो तो है, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं, ये जो शब्दावली है, इनके बारे में जानना स्टूडेंट्स के लिए खासकर बहुत जरूरी होता है। करेक्ट। सो विक्रम जी, इससे रिलेटेड कुछ कोर्स भी आप लेकर आ रहे हैं क्या, जिससे लोगों को डायरेक्ट मतलब, फायदा मिले? हाँ जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक कोर्स डेवलप करने की, क्योंकि एक बुक का बेस तो बन गया है। ठीक है, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि खासकर इस दौर में जब कोविड-19 चल रहा है, और जहां तक मुझे लगता है कि अभी इस सत्र में तो स्कूल या कॉलेज बड़ा मुश्किल है खुलना, अगर खुलेंगे भी तो स्टार्टअप खुलेंगे। तो अगर मैं और 1-2 महीने के अंदर बना लेता हूँ तो डेफिनेटली मैं इस कोर्स को लॉन्च जरूर करूंगा, और आई एम श्योर कि किताब पढ़ने के साथ साथ अगर वो कोर्स को भी बच्चे फॉलो करेंगे, बड़े फॉलो करेंगे,
तो उनको बहुत फायदा होगा अपने करियर। चलिए, सो हमें इंतज़ार रहेगा जब आप अपना कोर्स लॉन्च करेंगे, बिकॉज़ आई एम श्योर कि आपका 2 दशकों से ज़्यादा का जो एक्सपीरियंस है, उसका बहुत सारे लोग जो हैं फ़ायदा उठा पाएँगे। बिकॉज़ जैसा हमने अपनी डिस्कशन में भी ज़िक्र किया कि ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल रियलिटी जो आप सामने जाके एनकाउंटर करते हैं, वो बहुत चीज़ें डिफरेंट होती हैं जो हम अपने कॉलेज में बहुत या बहुत एजुकेशन टाइम पे पढ़ते हैं। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। मैं ये बात इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने न्यूज़ चैनल के लगभग हर डिपार्टमेंट में काम किया। चाहे वो प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एडिटिंग का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कॉपीराइटिंग का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो प्रोग्रामिंग का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एंकरिंग का डिपार्टमेंट हो। मतलब स्टार्टिंग से लेकर जो जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैंने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ली है। वो इसलिए नहीं कि वो पार्ट ऑफ द जॉब थी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो अपने अंदर एक जिज्ञासा थी कि मैं हर जगह जो है चीजें कैसे होती हैं ये जान लूं। तो इसीलिए वो मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड, सॉरी वो क्या कहते हैं उसको, जो एक वो है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, वो ही मास्टर मेरा ऑफ ऑल। एग्जाम है। हाँ, हाँ, अब ये कह सकते हैं कि मेरे को अभी मैं जैसे कभी किसी के साथ ग्राफिक्स बनवाने बैठता हूँ ना, तो वो मेरे को कोई ऐसा जार्गन यूज कर देगा और वो उसको ग्राफिक डिजाइनर समझेगा कि मेरे को समझ नहीं आएगी, तो मैं उसको बड़े प्यार से, मेरे बेटा ऐसे नहीं करते, मुझे सब पता है, इसको करो। अब उस टाइम पे जब मैं बात करता हूँ तो जो है नॉन लीनियर एडिटिंग नई नई शुरू हुई थी, तो वो रेंडर टाइम उस समय 1 घंटे की, अगर आपको 1 मिनट का भी कोई क्लिप बनाना है तो रेंडर टाइम लगता था 1 घंटा। तो अभी हमने रेंडर 1 घंटा लगा लिया, तो मैं इसको बेटा इसको जरा जल्दी करो, मुझसे इतनी बातें मत करो, ये 5 मिनट का काम है। सो जो भी सीखा है वो इस किताब में उड़ेल दिया है। मैं यहाँ पे जो है पढ़ने वालों को बताना चाहूंगा, जरूर इसमें हो सकता है कुछ कमियां रह गई हों। अगर कमियां आपको दिखती हैं तो जरूर पॉइंट आउट करें। इसके अंदर मेरे एक चीज मिस हो गई, मैं अपना नंबर नहीं दे पाया हूँ इसके अंदर और ईमेल आईडी नहीं दे पाया हूँ। तो आप जो है गुरुकुल पब्लिशर्स को संपर्क कर सकते हैं, वहां तक मेरे से आ जाते हैं, या मेरी वेबसाइट पे चले जाएं www.vikramkapoor.com। वहां पे सारी डिटेल्स हैं, मेरे नंबर्स भी हैं। वहां पे जाके आप मेरे को एक मैसेज छोड़ दीजिए, तो मैं उसको अगले प्रिंट में उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। आपके सजेशंस जो हैं वो आप हमें दीजिए। बिल्कुल। और मैं दरखास्त करूंगा विक्रम जी से, इस वीडियो के नीचे कमेंट में कहीं ना कहीं आप इसका अमेज़न लिंक और आप अपना कांटेक्ट डिटेल्स दोनों भी कहीं ना कहीं डाल दीजिएगा, जी जी, ताकि मैं जो लोग डायरेक्टली आपसे संपर्क करना चाहते हैं वो लोग जी 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 आपसे जुड़ जाए। अच्छा, जी। दूसरा एक एक और चीज मेरे जहन में आती है, जैसा हर इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है, सो न्यूज इंडस्ट्री ने भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है, जिस टाइम पे लीनियर एडिटिंग होती थी और टू नॉन लीनियर एडिटिंग, सो एफसीपी और ये सब सॉफ्टवेयर्स के थ्रू जो चीजें होने लगी, हाँ, ये वो आप, ट्रांजिशन का जो टाइम था, आपने शायद वो विटनेस किया होगा। हाँ, मैंने विटनेस किया है। मैं आपको बहुत ज्यादा पुरानी बात है, आप तो इसको बहुत ज्यादा ही कहेंगे, करीब 95 से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। तो हमने VHS से भी शूट होते हुए देखा है लोकेशन पे। फिर उसके बाद यूमेटिक आया, यूमेटिक हाई बैंड आया। फिर उसके बाद अभी कैमरे की बात कर रहा हूँ, यूमेटिक के बाद बीटा कैम आया, बीटा कैम के बाद डीजी बीटा आया, डीजी बीटा के बाद डीवी कैम आया, और अब जो है कैमरे, अब वो हाई एंड कैमराज हो गए हैं, डिजिटल कैमराज हो गए हैं। अब टेप्स की जरूरत नहीं पड़ती, अब चिप्स होते हैं जिसमें जो कैमरे में लग जाती है और वो एडिटिंग मशीन में भी लग जाती है, आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो जब हमने अपना करियर शुरू किया, तो जो कैमरामैन के साथ साथ एक कैमरा, इतना बड़ा कैमरा होता था, साथ में उसके एक और जो है असिस्टेंट होता था, जो शोल्डर के ऊपर वो रिकॉर्डर डाल के चलता था। फिर साथ में एक साउंड वाला होता था जो बूम माइक लेके चलता था। वो 4-5 लोगों की यूनिट एक कवर करने के लिए जाती थी। तो हमने वो टाइम भी देखा है। अब हमने देखा है कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, कैमरा हमने ट्राइपॉड के ऊपर लगाया है और सीधा जो है ट्रांसमिशन एक ऐप के थ्रू न्यूज़रूम में हो रहा है। तो ये ट्रांजिशन बहुत बहुत बड़ा ट्रांजिशन था, लेकिन इसको टाइम लगा होने में। इसको करीब करीब 20-21 साल, 22 साल का वक्त लगा है। वो बल्कि इंस्ट्रूमेंट से लेकर अब एकदम मोजो जिसे कहते हैं मोबाइल जर्नलिज्म पर हम सिमट के रह गए हैं। इससे आसानी ये हुई है कि अब कैमरामैन की जरूरत नहीं है, आपको कैमरा पर्सन की जरूरत नहीं है, आप खुद ही जो है एक रिपोर्टर है, वो
उसको कहीं भी आपने उसका मोबाइल खोला और अपने रिपोर्टिंग शुरू कर दी। इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि बहुत सारे लोगों की जरूरत कम हुई है इंडस्ट्री में, यानी कि एक अच्छे कैमरा पर्सन की जरूरत कम हो गई, यानी कि एक अच्छे साउंड रिकॉर्डर्स की जरूरत कम हो गई। तो एक एक अच्छी बात भी हुई है, साथ में एक बुरी बात भी हुई है। अगर एडिटिंग की बात करें तो पहले जो है लीनियर मशीन्स होती थी, इतने बड़े बड़े रिकॉर्डर्स होते थे जिसके अंदर टेप जाती थी और वो रिमोट के साथ बहुत कट कट करके शोर करते थे। लेकिन अब क्या है, अब एक ही जगह सारी चीजें आ गई, चिप डाल के ड्रैग ड्रॉप करिए, आपकी सारी वो चीजें परफेक्टली हो जाए। उस समय ए बी रोल लगाने के लिए आपको 2 टेपें सेम शॉट की डालनी पड़ती थी, फिर ट्रांजिशन देना पड़ता था। तो ए बी रोल के लिए आप क्या है कि आपने दोनों ऊपर नीचे लेयर्स में डाला, प्लग इन निकाला, उसको बीच में 2 के डाला, वो आपका ट्रांजिशन हो गया। ये तो हुई हमारा कैमरा की बात, ये हुई हमारी एडिटिंग की बात। उसके बाद जो है न्यूज रूम्स में जो ट्रांजिशन आया है, न्यूज रूम की टेक्नोलॉजी में ट्रांजिशन आया है। पहले हर चीज जो है मैनुअल होती थी, ठीक है, बुलेटिन भी मैनुअल बनते थे, वो प्रिंट आउट निकलता था, वो सारी चीजें होती थी। लेकिन अब क्या है, अब इट्स पेपरलेस न्यूज रूम। वर्चुअली अलग अलग सॉफ्टवेयर आ गए हैं, हर एक के प्रोड्यूसर के पास अलग उसका टेम्पलेट है, ग्राफिक्स वाले के पास एक अलग उसका इंटरफेस है, एडिटर के पास अलग इंटरफेस है। जैसी भी स्टोरी पब्लिश होती है उसके बाद अलग अलग लोगों के पास उसकी रिक्वायरमेंट चली जाती है, वो अपनी चीज फीड करके भेज देते हैं, रन डाउन बन के ऑन एयर के लिए चला जाता है। सो तो वो जो चीजें हैं, वो जो टाइम गैप, टाइम पहले बहुत लगता था, बहुत कम हो गया टाइम। तो इस तरीके से इवोल्यूशन है, ये आगे की बहुत इवॉल्व होने वाला है। तो अब देखिए 21-22 साल में इतना हो गया, अब आगे क्या होता है ये तो अब वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। और जहाँ तक मेरे को जानकारी है कि आज जहाँ पे एंकर बैठते हैं ग्रीन स्क्रीन क्रोमा के पीछे, उस रूम में कैमरा पैन करने के लिए भी पीसीआर से कंट्रोल हो जाता है, आपको राइट लेफ्ट वगैरह। हाँ, अब तो आप जिसे रोबोटिक कैम्स हो गए हैं, रोबोटिक कैमरास आ गए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रोबोटिक कैमरा चलाने वाला बैठा होता है, वो पैन टेल सब उसके हाथ में कंट्रोल है, वो सब उससे हो जाता है। तो उसमें अब तो बहुत आसान हो गई हैं चीजें। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जी, चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका, और मैं उम्मीद करता हूँ जितने दर्शक आज हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं और वो भी इंस्पायर होंगे। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं न्यूज रूम के बारे में कि न्यूज कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे एक एंकर आपके सामने आती है, जो आप स्क्रीन पे देखते हैं उसके पीछे क्या स्टोरी होती है, अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो आप इस किताब को जरूर खरीदें। अमेजोन का लिंक नीचे दिया हुआ है, और आप चाहें तो विक्रम जी से संपर्क भी कर सकते हैं। जी, अगर आपके कोई फर्दर सवाल है आप उनको ईमेल कीजिए, यू विल सर्टेनली रिसीव एन आंसर। और आपके कोर्स का भी इंतजार रहेगा, ताकि जो लोग ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सो दे कैन आल्सो फाइंड एन अपॉर्चुनिटी जी, देयर। जी, एक थैंक लास्ट यू। मैसेज आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? लास्ट मैसेज ये है कि आप किताब को पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि टीवी न्यूज मीडिया न्यूज चैनल कैसे चलते हैं, और कितनी मेहनत होती है एक न्यूज को बनाने के लिए, कितने लोग उसमें जो है शामिल होते हैं, कितना लेगवर्क होता है, कितना टीम, कैसे एक कोहेसिव टीम होके काम करती है। तो आपको इस किताब को पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि काम एक न्यूज चैनल में कैसे होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, बिकॉज आप टीवी की स्क्रीन को एक सेकंड क्या, एक मिली सेकंड के लिए भी खाली नहीं छोड़ सकते, राइट? सो टाइमिंग एंड ऑल, ये सब चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। Yes, और जब yes, तक पूरी टीम आपकी एकजुट होके एक टाइम लाइन के साथ काम नहीं कर रही है, तब तक वो चीज आपके सामने नहीं आ पाती जो हम नॉर्मली टीवी पे देखते हैं। सो बहुत बहुत correct, correct. धन्यवाद विक्रम जी आपका आज जी, इस इंटरव्यू में शामिल होने के लिए। और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।